Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील्स, स्टील का बादशाह। इन एसोसिएशन विद चले ज्यादा और पैसे बचाए, इसीलिए अब से जो धोए वो धो डाला। सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। जेके टायर, टोटल कंट्रोल। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज सबसे पहले आपको एक बिल्कुल अलग तरह का विश्लेषण दिखाएंगे और वो ये है कि अगर भारत में कभी जेन ज़ी ने विद्रोह किया तो ये विद्रोह सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ होगा। दुनिया भर में जेन ज़ी का गुस्सा नेपो किड्स यानी बड़े बड़े खानदानों के बच्चों के खिलाफ ही रहा है और सबसे ज्यादा नेपो किड्स आज भारत की राजनीति में है और इनमें भी सबसे ज्यादा संख्या जो है वो विपक्ष में है। वैसे इस बार बिहार में भी 14 लाख नए वोटर्स पहली बार वोट डालेंगे और ये सभी जेन ज़ी वोटर्स हैं। और बिहार के चुनाव में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव परिवारवाद के सबसे बड़े पोस्टर बॉयज हैं। इसके बाद हम देश की लहूलुहान सड़कों का एक विश्लेषण करेंगे जिसकी वजह से पिछले 24 घंटों में 34 लोगों की मौत हो चुकी है। असल में भारत में सड़क दुर्घटनाओं में जब किसी की मौत होती है तो लोग उसके बारे में बात ही नहीं करते। भारत में आज शानदार एक्सप्रेसवेज और हाईवेज तो बन गए जिन पर चलने के लिए हमारे पास लेटेस्ट गाड़ियां भी आ गईं, लेटेस्ट फीचर्स हैं, टेक्नोलॉजी है और इन महंगी गाड़ियों को खरीदने के लिए लोगों के पास पैसा भी आ गया। लेकिन सड़कों पर गाड़ियां चलाने का तरीका देश के ज्यादातर लोगों को आज भी नहीं आया है। अगर कोई एक ऐसी जगह है जहां आप खुलकर देश के सारे कानूनों को तोड़ सकते हैं तो वो जगह है हमारे देश की सड़कें। और आखिर में हम आपको अहमदाबाद में एयर इंडिया प्लेन क्रैश के उस भाग्यशाली यात्री से मिलवाएंगे जिसकी जिंदगी ही अब उसके लिए सजा बन गई है। आपको याद होगा इस दुर्घटना में 242 यात्रियों में से सिर्फ एक यात्री की जान बची थी और उस यात्री का नाम है विश्वास कुमार रमेश। सारी दुनिया ये मानती है कि वो शायद दुनिया के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं, लेकिन उस दुर्घटना के 4.5 महीने के बाद भी जिंदगी का हर दिन इस व्यक्ति के लिए एक संघर्ष है और वो आज भी इस हादसे से बाहर नहीं निकल पाए हैं। आज इस यात्री की कहानी आपको सुनाएंगे। आजकल चारों तरफ जेन ज़ी की बहुत चर्चा है और बहुत सारे विपक्षी नेताओं को ये उम्मीद है, वो ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि भारत का जेन ज़ी एक दिन विद्रोह करेगा। आज हम आपको एक बड़ा दिलचस्प विश्लेषण दिखाना चाहते हैं कि अगर भारत में जेन ज़ी ने कभी विद्रोह किया भी तो शायद भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बनेगा जहां जेन ज़ी सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि अपने देश के विपक्ष के खिलाफ ही विद्रोह करेगा। अगर भारत में जेन ज़ी का विद्रोह हुआ तो देश में कई बड़े बड़े राजनीतिक खानदानों की दुकानें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। बिहार की चुनावी राजनीति में आजकल परिवारवाद की बहुत चर्चा हो रही है। हमारी राजनीति में ऐसे भी परिवारवाद की चर्चा बहुत होती है और बीजेपी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को परिवारवाद का पोस्टर बॉयज बनाकर पेश करती है। इस बार बिहार के चुनाव में 14 लाख नए वोटर्स पहली बार वोट डालेंगे और ये सभी जेन ज़ी वोटर्स हैं यानी युवा वोटर्स हैं। राहुल गांधी को न सिर्फ बिहार के बल्कि पूरे देश के जेन ज़ी से ये उम्मीद है कि एक दिन वो आंदोलन करेंगे और राहुल गांधी को लगता है कि जब जेन ज़ी आंदोलन करेगा तो एक दिन ऐसा आएगा जब नेपाल की तरह भारत में भी जेन ज़ी आंदोलन करेंगे और रातों रात बैठे बिठाए बिना चुनाव जीते देश की सत्ता बदल जाएगी और राहुल गांधी और उनके सहयोगी चुनाव जीते बिना ही सत्ता में आ जाएंगे और ये जेन ज़ी वो सब काम कर देगी जो राहुल गांधी और उनके दोस्त नहीं कर पाए, उनके सहयोगी नहीं कर पाए। यानी चुनावों की आवश्यकता ही नहीं है, किसी तरीके से सत्ता उखड़ जाए, सत्ता परिवर्तन हो जाए और हम आ जाएं।
हम मेहनत नहीं कर सकते, जेन जी से ये मेहनत करवाइए ताकि सत्ता बदल जाए। और इसीलिए राहुल गांधी नेपाल का उदाहरण देकर देश के जेन जी को अक्सर उकसाने की कोशिश करते रहते हैं। बीबीसी जैसे कुछ पश्चिमी मीडिया भी अक्सर भारत के जेन जी को परखने की कोशिश करते हैं कि भाई भारत का जो जेन जी है ये विद्रोह क्यों नहीं कर रहा, ये इतना खुश कैसे है, ये आईफोन खरीदने की लाइन में तो लग जाता है लेकिन सड़कों पर हिंसा पर उतर नहीं रहा है। लेकिन शायद राहुल गांधी जेन जी को ठीक से समझ नहीं पाए। आज दुनिया भर के जेन जी को किसी शब्द से अगर सबसे ज्यादा नफरत है तो वो शब्द है नेपो किड्स। नेपो किड्स यानी ऐसे बच्चे जिन्हें बिना मेहनत किए अपने पिता और परिवार के नाम पर वो सब कुछ मिल जाता है जिसके लिए एक आम बच्चे को, एक आम परिवार के बच्चे को दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। हमारे देश की राजनीति में भी नेपो किड्स वाली ये सोच दशकों से चली आ रही है और इसी को परिवारवाद कहते हैं। कांग्रेस के एक बड़े नेता शशि थरूर ने देश के बड़े राजनीतिक खानदानों पर एक आर्टिकल लिखा है और इस आर्टिकल में उन्होंने बताया है कि कैसे आज नेहरू गांधी परिवार भारत में परिवारवाद की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा है। कैसे आज देश के लगभग हर राज्य में कोई ना कोई राजनीतिक खानदान वाली पार्टी है और कैसे आज लोकतंत्र बचाने के लिए परिवारवाद की राजनीति को खत्म करना बेहद जरूरी है। ये सारी बातें शशि थरूर ने अपने इस आर्टिकल में लिखी हैं। वो आर्टिकल मैं लेकर भी आया हूं, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। नेपाल में जेन जी का आंदोलन नेताओं और उनके परिवारवाद और नेपो किड्स के खिलाफ हुआ था। नेपाल के जेन जी अपने देश के बड़े बड़े नेताओं और उनके बच्चों की शानदार जिंदगी देखकर बहुत गुस्से में थे। ऐसे में अगर हमारे देश में भी नेपाल की तरह जेन जी राहुल गांधी की बात मानकर आंदोलन करते हैं तो ये तय है कि भारत से ज्यादातर विपक्ष खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज जो परिवारवाद आप देख रहे हैं, बड़े बड़े जो राजनीतिक खानदान आप देख रहे हैं, ये सब विपक्ष में है। 90 के दशक में जब बिहार की राजनीति में लालू यादव के युग की शुरुआत हुई थी तो उस समय जनता दल के नेताओं का एक चुनावी नारा बड़ा लोकप्रिय हुआ था और वो नारा था, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि गरीब और काबिल लोग भी अब बिहार में विधायक और मुख्यमंत्री तक बन सकते हैं। लेकिन 35 साल बाद भी बिहार ही नहीं बल्कि हमारे देश की राजनीति में भी कुछ खास नहीं बदला है। उल्टे जिन लोगों ने यह नारा दिया था अब उनके ही अपने बच्चे उनकी राजनीतिक विरासत को संभाल रहे हैं। वो सारे बड़े बड़े नेता जो परिवारवाद के खिलाफ आए थे, अपने आप को गरीब कहकर, जो कहते थे कि हम गरीब और पिछड़ों के नेता हैं, आज उन्हीं के बच्चे राजनीति में आ रहे हैं। कुछ आंकड़े देखिए। देश के 5294 विधायकों, विधान पार्षदों और सांसदों में से कम 1174 लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी राजनीतिक खानदान से आते हैं। हमारे देश में 149 ऐसे परिवार हैं जिनमें सांसद या विधायकों की संख्या 1 से ज्यादा है। आप कह सकते हैं कि लगभग 150 राजनीतिक खानदान हमारे देश में ऐसे हैं जो पूरे देश की राजनीति को अपनी मुट्ठी में कंट्रोल कर रहे हैं। ये 150 परिवार हैं और इन 150 परिवारों का नेक्सस आज तक हमसे कभी टूट नहीं पाया। वहीं 23 परिवार ऐसे हैं जिनमें से 2 से ज्यादा सदस्य विधायक हैं। एक ही परिवार में 2 से ज्यादा सदस्य विधायक हैं, 23 परिवार ऐसे हैं। और वर्ष 2009 में सभी पार्टियों में लगभग 70% महिला सांसद किसी न किसी राजनीतिक खानदान से आई थी। परिवारवाद के बारे में आपको एक राष्ट्रीय और एक क्षेत्रीय पार्टी का आंकड़ा दिखाते हैं। आज कांग्रेस पार्टी के सभी सांसदों और विधायकों में से करीब 33% नेता किसी न किसी राजनीतिक खानदान से हैं, जबकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के 35% विधायक राजनीतिक खानदानों से हैं। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और चौधरी चरण सिंह का परिवार, बिहार में लालू यादव और रामविलास पासवान का परिवार, पंजाब में बादल परिवार, हरियाणा में देवीलाल, भजनलाल और बंसीलाल का परिवार, जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला और मुफ्ती का परिवार, महाराष्ट्र में ठाकरे और पवार का परिवार, तमिलनाडु में करुणानिधि का परिवार। इन सब का वहां की राजनीति में दबदबा है। अभी भी हमसे कुछ नाम जरूर छूट गए होंगे।
आप में से कई लोग मुझे लिखने वाले हैं कि आप कई नामों को भूल गए, कई नाम आपसे छूट गए। बिल्कुल, अभी जो नाम आपके सामने हैं, अभी इनमें से राजनीतिक खानदानों की संख्या तो बहुत ज्यादा है, हमने सिर्फ कुछ आपको दिखाए हैं। हमारे देश में जिन महिला राजनेताओं का कोई प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी नहीं है, उन्हें भी अपने भतीजे को अपना उत्तराधिकारी चुना है। जैसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती अपने ही परिवार के लोगों को, अपने ही भतीजों को अपनी पार्टी का उत्तराधिकारी बना रही हैं। ये दो नेता ऐसे हैं, मायावती और ममता बनर्जी, जो किसी राजनीतिक खानदान से नहीं आते। इन्होंने राजनीतिक खानदानों को हटाकर अपनी जगह बनाई है, लेकिन अब ये भी परिवारवाद में विश्वास करने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि भारत जैसे मजबूत लोकतंत्र में आखिर परिवारवाद की इतनी जो राजनीति है वो इतनी मजबूत कैसे हुई? सबसे बड़ी वजह है आज राजनीतिक परिवार एक ब्रांड की तरह काम करते हैं, जिसमें उम्मीदवारों का नाम पहले से ही जाना पहचाना होता है और उन्हें वोटर्स को लुभाने में या उनका विश्वास जीतने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितने किसी नए उम्मीदवार को करनी पड़ती है, जितने किसी आम नेता को करनी पड़ती है। अगर कोई आम परिवार का लड़का या लड़की राजनीति में आना चाहती है तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप पहले से ही किसी बड़े नेता के परिवार से आते हैं तो आपकी मेहनत कम लगती है, लोग क्योंकि आपको पहले से ही जानते हैं। ऐसे बच्चों को पहले से ही एक बना बनाया वोट बैंक मिल जाता है। अगर किसी उम्मीदवार के पिता, चाचा, भाई बहन या कोई रिश्तेदार बड़ा नेता है तो वोटर्स परिवार के नए उम्मीदवार को भी बहुत आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। भारत की राजनीति का इतिहास रहा है कि यहाँ किसी न किसी पर्सनैलिटी या व्यक्ति पर आधारित राजनीति होती रही है। इसकी वजह से ही भाई भतीजावाद लगातार हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। और आज मैं ये कहना चाहूँगा कि शशि थरूर ने जो अपने आर्टिकल में लिखा है कि राजनीति में जब वंशवाद बढ़ता है तो इसका असर शासन और प्रशासन पर होता है। राजनीतिक परिवारों के नेता जब सत्ता में आते हैं तो जनता की ज़रूरतों का ख्याल नहीं रखते, क्योंकि उन्होंने कभी भी आम नेताओं की तरह ज़मीन पर संघर्ष नहीं किया। उन्होंने आम जिंदगी को जिया नहीं है, आम लोगों की समस्याएं क्या हैं ये उन्हें पता ही नहीं है। हमारे देश में जब तक राजनीतिक पार्टियां एक पारिवारिक कंपनी की तरह चलेंगी, तब तक जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन वाला लोकतंत्र संभव नहीं है। हम कहते तो यही हैं कि लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता ही सरकार चुनती है और सरकार जनता के लिए काम करती है, सब कुछ जनता के आसपास है। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। हमने लोकतंत्र तो यही सोचकर बनाया था, लेकिन फिर ये लोकतंत्र कुछ खास राजनीतिक खानदानों के इर्द गिर्द घूमने लगा। पिछले 11 वर्षों में केंद्र में बीजेपी के शासन से परिवारवाद की भूमिका जो है वो कम हुई है, क्योंकि बीजेपी एक परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है। बीजेपी एक काडर वाली पार्टी है जो परिवार से ज्यादा प्रतिभा और योग्यता पर जोर देती है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितनी भी पार्टियों के बारे में मैंने अभी आपको बताया, में से बहुत सारे लोग ये कह देंगे कि बीजेपी में भी तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक सांसद का बेटा दोबारा सांसद बन गया या राजनीतिक खानदानों से आते हैं। लेकिन बीजेपी में और बाकी विपक्षी पार्टियों में फर्क ये है कि आज अगर किसी पार्टी में, उदाहरण के तौर पर लालू यादव की पार्टी में अगला अध्यक्ष कौन बनेगा? लालू यादव का बेटा। मुलायम सिंह यादव की पार्टी में अगला पार्टी अध्यक्ष कौन बनेगा? मुलायम सिंह का पुत्र। इनकी पार्टी में अगला अध्यक्ष कौन बनेगा? इनका पुत्र। उमर अब्दुल्ला की पार्टी में पार्टी अध्यक्ष कौन बनेगा? उमर अब्दुल्ला के पुत्र या फिर उससे पहले उनके पिता। अगर ठाकरे बंधुओं की बात करें तो उनकी पार्टी में भी यही हुआ। पिता ने पार्टी बनाई, फिर बेटा अध्यक्ष बना, अब उसका बेटा अध्यक्ष बनेगा। क्या यह बीजेपी में संभव है? क्या बीजेपी में यह संभव है कि आज अगर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं तो उनके पुत्र बीजेपी के अध्यक्ष बन जाएं? बीजेपी में यह संभव नहीं है। इसलिए बीजेपी अलग है और काडर बेस्ड पार्टी है। ये जितने भी आप बड़े नेता आज बीजेपी में देखते हैं, प्रधानमंत्री से आप शुरू कीजिए, गृह मंत्री से शुरू कीजिए, ये सारे वो लोग हैं जो बहुत नीचे के स्तर से काम करते हुए, लगातार मेहनत करते हुए यहां तक पहुंचे हैं। अब राहुल गांधी और विपक्ष जेन जी को भड़काकर
जबरदस्ती सत्ता को बदलना चाहते हैं, ऐसा उनका सपना है। लेकिन अगर जेन जी ने आंदोलन किया तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस सहित ज्यादातर विपक्षी पार्टियों को ही होगा जो परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। तो इसलिए आज हम विपक्ष के नेताओं को यह जरूर कहना चाहेंगे कि अगर वो ये सपना देख रहे हैं कि भारत की जेन जी कभी आगे चलकर विद्रोह करेगी, तो उस विद्रोह का सामना सरकार को नहीं करना पड़ेगा। उस विद्रोह का सामना विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं और बड़े बड़े राजनीतिक खानदानों को इसका सामना करना पड़ेगा। और इसीलिए आज शशि थरूर ने जो यह आर्टिकल लिखा है, और यह आर्टिकल उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए लिखा है, तो आज उनकी हिम्मत की यह दाद देनी चाहिए कि वो ये कांग्रेस में रहते हुए भी लिख पाए कि जो इंडियन पॉलिटिक्स है वो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल है, लेकिन अभी परिवारवाद की वजह से ये सब चीज़ें हो नहीं पा रहा। और ये जो परिवारवाद वाली जो राजनीति है ये भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ी चुनौती दे रही है, क्योंकि भारत के लोकतंत्र में अब नेपो किड्स आ गए हैं और योग्यता को नज़रअंदाज किया जा रहा है, और कौन किस खानदान से आता है इस पर आपको सारे नंबर दिए जा रहे हैं। इसलिए आज भी योग्यता पहली चीज होनी चाहिए। नेताओं का चयन, विधायकों का चयन योग्यता के आधार पर होना चाहिए, न कि इस आधार पर कि वो किस राजनीतिक खानदान से आते हैं। इसलिए वो सारे लोग जो ये कामना करके बैठे हैं, सपना देख रहे हैं विपक्ष के कि जेन जी देश के युवा आंदोलन करेंगे तो हमें बिना मेहनत किए ही हमारे लिए सत्ता पलट जाएगी और हम सत्ता में आ जाएंगे, अब उन्हें सावधान रहना होगा। भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश होगा जहां जेन जी ने अगर विद्रोह किया तो उसका नुकसान सबसे ज्यादा विपक्षी नेताओं को होने वाला है, इसलिए वो सावधान हो जाएं। अब आपसे एक सवाल, हमारे देश में ऐसी कौन सी जगह है जहां आप कोई भी कानून खुलेआम तोड़ सकते हैं, जहां ना तो देश का कानून लागू होता है ना देश का संविधान लागू होता है? वो कौन सी जगह है और आप पकड़े भी नहीं जाएंगे? वो जगह है सड़क। क्या आप जानते हैं हमारे देश की सड़कों पर कितना खून बह रहा है? भारत की इन सड़कों पर हर 3 मिनट में एक व्यक्ति मारा जाता है। हर दिन 474 लोगों की मौत इन सड़कों पर होती है। हर साल लगभग 2.25 लाख लोग भारत की सड़कों पर मारे जाते हैं। असल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन सब सड़कों पर आपको खून नजर आएगा। 2.25 लाख लोग एक साल में लगभग मारे जाते हैं हमारे देश में। भारत में कोविड से लगभग 5.5 लाख लोग मारे गए थे, कोविड से, जिसकी इतनी चर्चा हुई थी। भारत में पिछले 25 वर्षों में आतंकवाद से 24,500 लोग मारे गए हैं। कोविड के दौरान कितने लोग मारे गए या आतंकवादी हमलों में कितने लोग मारे गए, ये सब तो हमें याद है, हमारी उंगलियों पर, आंकड़ों से हमें याद है। और इन पर राजनीति भी खूब होती है। विपक्षी नेता आरोप लगाते हैं कोविड में इससे कहीं ज्यादा लोग मारे गए थे, सरकार ने आंकड़ों को छुपा लिया। आतंकवाद पर नाकामी के लिए भी विपक्ष के नेता सरकार को घेरते हैं, लेकिन सड़कों पर कोविड और आतंकवाद दोनों से ही कहीं ज्यादा संख्या में मारे जाने वाले लोगों की बात करने वाला, उन्हें याद करने वाला, उनकी मौत की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। इस पर सवाल करने वाला कोई नहीं है। यहां तक कि उन लोगों के अपने परिवार के लोग भी सड़क दुर्घटना में मौत को या तो भगवान की मर्जी मान लेते हैं या किस्मत में यही लिखा था ये कहकर भूल जाते हैं। वर्ष 2023 में हॉलीवुड में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था फास्ट एक्स। इस फिल्म में बहुत तेज रफ्तार में गाड़ियों के जबरदस्त स्टंट थे, लेकिन भारत में हर रोज सड़कों पर ऐसे ही जानलेवा स्टंट हो रहे हैं जिन्हें रोकने वाला कोई नहीं। कल यानी 3 नवंबर को ही एक ही दिन में 3 बड़ी सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें तेलंगाना के रंगारेड्डी में 19 लोगों की मौत हो गई, राजस्थान के जयपुर में 14 लोग मारे गए और आज बेंगलुरु में एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की सड़क पर ही मौत हो गई। यानी पिछले 24 घंटों में सिर्फ 3 सड़क दुर्घटनाओं में 34 लोगों की मौत हो चुकी है। आप देखिए।
जयपुर में शराब के नशे में एक डंपर ट्रक के ड्राइवर ने 18 गाड़ियों को कुचल दिया। करीब 5 मिनट तक यह ट्रक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऐसे ही सड़क पर दौड़ता रहा। आप सीसीटीवी की तस्वीरों में देख सकते हैं कि गाड़ियों से टकराने के बाद जब तक ये ट्रक रुका तब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी थी, 27 लोग घायल हो गए थे, जिसमें 13 की हालत तो बहुत गंभीर है। इस ट्रक ने सड़क पर गाड़ियों को बुरी तरह से कुचला। सड़क पर कई गाड़ियों के हिस्से टूटकर बिखर गए, मरने वालों के शरीर टुकड़ों में बंट गए। अब आप वहां मौजूद लोगों के बयान सुनिए कि यह हादसा कितना दर्दनाक था। मारता मारता टू व्हीलर की तो आप गिनती नहीं कर सकते। आते आते 4 व्हीलरों की लाइन लग गई, आके वो ऊपर चढ़ाने की कोशिश करा था, उधर से गाड़ी आई, उसके अंदर जाके सीधा वहां लाश से इतनी हुई है कि इतने घर उछड़े हैं। हम दोनों मिलके ये पब्लिक अनुमान नहीं लगा सकते हम कि कितनी आज कितने घर उछड़े हैं। ये वाला जो ट्रक है इधर से लोया मंडी की तरफ से आया था, हाई स्पीड में आ रहा था, फुल दारू पी रखी थी उसने, और जो भी बीच में आया उसको कुचलता हुआ आया है। मैं तो बिल्कुल धीरे था, खड़ा था, तो खड़ी के लाके इस ट्रक वाले ने खड़ी के लाके यहाँ मारी है, तो गाड़ी यूं घूम के वापस सीधी हो गई। ट्रक से 100 मीटर पीछे था मैं जस्ट। वो ट्रक मतलब पहले तो उसने वैन को टक्कर मारी, वैन को टक्कर मारते मतलब उसमें 7-8 लोग थे, 7-8 लोग ऑन द स्पॉट खत्म हो गए वहीं पे। फिर बाइक थी, कई 8-10 बाइक पिकअप थी, मतलब सबको कुचलते हुए लेके आ रहा था वो। मतलब पहले तो उसने एक को खत्म किया, एक को खत्म करने के बाद जैसे कि वो डर गया बिल्कुल, पब्लिक मुझे मारेगी, तो भागता रहा, दूसरे को खत्म किया, तीसरे को खत्म किया बिल्कुल। एंड उसका यहाँ पे जो डिवाइडर पे मतलब ये रोड है, इस पे हाईवे पे चढ़ाने की कोशिश की उसने, लेकिन एक ट्रेलर आ रहा था, ट्रेलर से टकराया वो, और डिवाइडर से जाके भिड़ गया वो। अब राजस्थान के बाद देखिए तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में भी एक ऐसे ही ट्रक ने बस के साथ टक्कर मारी। इस ट्रक में पत्थर के टुकड़े भरे हुए थे और इस हादसे के बाद इन पत्थरों के नीचे ही दबकर 19 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक 3 महीने की बच्ची भी थी। दुर्घटना के बाद लोग घंटों तक इन पत्थरों के नीचे दबे रहे, मदद मांगते रहे, यहां तक कि शवों को निकालने के लिए भी इस बस की बॉडी को काटना पड़ा। अब तीसरी घटना देखिए। आज बेंगलुरु में एक सड़क दुर्घटना में 36 वर्ष के एक डांसर सुधींद्र की मौत हो गई। सुधींद्र की गाड़ी में कुछ खराबी आ गई थी और सड़क के किनारे वो अपनी गाड़ी को पार्क करके अपनी गाड़ी को देख रहे थे कि मेरी गाड़ी में क्या खराबी आई है। आप सीसीटीवी फुटेज में देखिए। तभी पीछे से एक ट्रक आया और ट्रक ने इस गाड़ी को टक्कर मारी और गाड़ी को कुचल दिया। शुरुआती जांच में पता चला कि ट्रक चलाते समय ड्राइवर को नींद आ गई थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह ट्रक पहले सड़क के बीचों बीच चल रहा था, फिर अचानक इसने सड़क के किनारे जाकर इस गाड़ी को टक्कर मारकर टक्कर ऐसे मारी कि इस व्यक्ति की मौत हो गई। कल 2 बड़े हादसे डंपर ट्रक्स की वजह से हुई और आज का यह तीसरा हादसा भी एक लापरवाह ट्रक ड्राइवर की गलती से हुआ है। साल 2023 में सड़कों पर औसतन 68% दुर्घटनाएं और 68% मौत सिर्फ ओवर स्पीडिंग यानी तेज गति से गाड़ी चलाने की वजह से हुई। यानी लोग तेज गति से गाड़ी चला रहे थे, इसलिए लगभग 68% मौत हुई है। दूसरी बात यह कि हमारे देश में 53% सड़क दुर्घटनाएं और लगभग 59% मौत हाईवेज पर हो रही हैं, जहां पर गाड़ियों की रफ्तार बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि भारत में 6 लेन और 8 लेन के शानदार एक्सप्रेसवेज और हाईवेज तो बन गए। देश में लेटेस्ट फीचर्स वाली हाईटेक गाड़ियां भी आ गई जो बहुत तेजी से चलती हैं। इन्हें खरीदने के लिए हमारे देश के लोगों के पास पैसा भी आ गया, लेकिन इन गाड़ियों का इस्तेमाल कैसे करना है, इन हाईवेज पर गाड़ी कैसे चलानी है, यह हमारे देश के लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया। सड़कों और हाईवेज पर यातायात के नियमों का पालन कराने के लिए आज भी हमारे पास कोई तरीका नहीं, और जो है भी हमारा सिस्टम वो बुरी तरह से फेल हो रहा है। सड़कों पर गाड़ियां चला रहे ड्राइवर्स को कोई ट्रेनिंग नहीं है, उन्हें स्पीड लिमिट की कोई समझ नहीं है, यातायात के नियम क्या हैं उनके बारे में जानकारी नहीं है।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से किसी को भी कानून का डर नहीं है। ये सारे लोग वो हैं जो जानते हैं कि मैं सड़क पर कितनी भी तेजी से गाड़ी चलाऊं, रॉन्ग साइड आऊं, राइट साइड आऊं, मुझे पकड़ने वाला कोई नहीं है। आज सड़कों पर रॉन्ग साइड चलने वाले, ओवर स्पीडिंग करने वाले, रील्स बनाने के लिए स्टंट करने वाले और यातायात के नियमों को तोड़ने वाले सभी लोगों को ऐसा लगता है कि इन्हें देखने वाला और इन्हें पकड़ने वाला कोई नहीं है, और यही हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी है। भारत सुपर पावर तो बनना चाहता है, सेमीकंडक्टर चिप्स बना रहा है, हमारे वैज्ञानिक चांद तक पहुंच गए हैं, लेकिन हम अभी तक अपनी खूनी सड़कों को सुरक्षित कैसे रखें और नियम तोड़ने वाले लोगों का तुरंत चालान करके उनकी गाड़ी को उसी समय सड़क से बाहर कैसे करें, ऐसा कोई तरीका हम आज तक खोज नहीं पाए। आप सड़कों पर कहीं भी सुरक्षित नहीं है। पिछले महीने आंध्र प्रदेश के कुरनूल और राजस्थान के जैसलमेर में स्लीपर बसों में आग लगने की वजह से 45 लोग मारे गए, और ये बसें भी यातायात के नियमों का उल्लंघन करके सड़कों पर चल रही थी। ऐसी सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आज हम कुछ सुझाव देना चाहते हैं। शहर की हर बड़ी सड़क और हाईवे पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई वाले कैमरे, सेंसर और स्पीड कंट्रोल सिस्टम्स लगे होने चाहिए। एआई से जुड़ा ये सारा डेटा, सड़कों का ये सारा डेटा सीधे पुलिस कंट्रोल रूम में जाए और चालान काटने के साथ ऐसी गाड़ियों के खिलाफ उसी समय ऑन द स्पॉट कार्रवाई होनी चाहिए। हर गाड़ी की स्टीयरिंग पर एक ऐसा सेंसर लगा हो जिससे अगर कोई ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चलाने की कोशिश करे भी तो गाड़ी स्टार्ट ना हो। ड्राइविंग लाइसेंस अब सिर्फ सही ड्राइवरों को मिले। जो ड्राइवर यातायात के नियम तोड़े उनका लाइसेंस अपने आप सस्पेंड हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो ड्राइवर बनने के काबिल ही नहीं है, लेकिन वो लगातार सड़कों पर महीनों से, वर्षों से, दशकों से गाड़ी चला रहे हैं। उनकी गाड़ियों को हम सड़क से हटा नहीं पाए। आज मैं आपको देश भर की सड़कों पर खतरनाक स्टंट्स करते हुए कुछ रील्स दिखाना चाहता हूं। ये जो स्टंट्स हैं ये हमारे देश के कानून का खुलेआम मजाक उड़ा रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारे देश की सड़कों पर इन खतरनाक लोगों को रोकने वाला कोई नहीं है। यहां पुलिस भी फेल है, प्रशासन भी फेल है, सरकारें भी फेल हैं। ये वो सड़कें हैं जहां कानून हार रहा है और अपराध जीत रहा है, जिंदगी हार रही है और मौत जीत रही है। इस तरह की रील्स, ये तो हमने आपको कुछ बहुत थोड़ी सी रील्स दिखाई हैं। पूरा इंटरनेट इस तरह की रील्स से, इस तरह के वीडियो से भरा पड़ा है। आज बड़ा सवाल ये है कि हमारे देश में ये जो शानदार हाईवेज बन रहे हैं जनता के टैक्स के पैसे से, हमारे जो टोल टैक्स हम देते हैं उसके पैसे से, क्या ये इसलिए बने हैं? हमारे पास शानदार हाईवेज हैं, हमारे पास ये नई शानदार लेटेस्ट फीचर्स वाली गाड़ियां हैं। इन्हें खरीदने के लिए हमने लोगों को इतना सक्षम बना दिया कि आज वो इन गाड़ियों को खरीद भी सकते हैं। लेकिन ये क्या सब कुछ ये करने के लिए है? और हम इसे रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? अब अमेरिका की सड़कों से आया ये वीडियो देखिए, जिसमें भारतीय मूल के एक ड्राइवर ने पिछले महीने अपने ट्रक से कई गाड़ियों को कुचल दिया था और इस दुर्घटना में भी तब 3 लोगों की मौत हुई थी। ये देखिए। अब इस प्रकार की सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए अमेरिका में पिछले 4 महीनों में 6000 ड्राइवर्स को सड़क से हटा लिया गया है। आप सोच सकते हैं, देखिए अमेरिका की अच्छी बात क्या है, वहां उन्होंने इस तरह की दुर्घटनाओं से सीख ली
तुरंत एक्शन लिया और 4 महीने में 6000 ड्राइवर्स को सड़कों से हटा दिया। अमेरिका में अप्रैल से एक नया नियम लागू हुआ है जिसके तहत ट्रक ड्राइवरों का अंग्रेजी जानना और यातायात के नियमों को समझना अब पूरी तरीके से अनिवार्य है। और जो इन नियमों को नहीं समझता और जो अंग्रेजी नहीं समझता, अब वो वहां गाड़ी नहीं चला पाएगा, कमर्शियल व्हीकल तो बिल्कुल भी नहीं। जबकि हमारे देश में यह मान लिया गया है कि सड़क पर गाड़ी कोई भी चला सकता है। हमारे यहाँ एक 14 साल का नाबालिग बच्चा भी गाड़ी चला सकता है और 80 साल तक का आदमी गाड़ी चला रहा है। हमारे यहाँ ड्राइवरों के लिए ना शिक्षा जरूरी है, ना भाषा का ज्ञान, ना यातायात के नियमों को जानना जरूरी है, ना ही गाड़ी के सिस्टम की समझ जरूरी है। गाड़ी चलाना और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हमारे देश में सबसे आसान काम है। इसलिए हमारे देश में ड्राइविंग लाइसेंस किसी का भी कहीं भी बन जाता है। और जब ऐसा होता है तब फिर ये तस्वीरें आपको देखने को मिलती हैं। इसलिए आज हम ये कहना चाहते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में लगातार हम अपने लाखों लोगों को खो रहे हैं हर साल, लेकिन इसके बारे में बात करने वाला कोई नहीं। और अगर हमने इसे यही नहीं रोका, जिस प्रकार से हमारे देश में लगातार हाईवेज बन रहे हैं, अच्छी सड़कें बन रही हैं, जिस प्रकार से हमारे देश में गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, हमारे देश में लोग आर्थिक रूप से संपन्न हो रहे हैं, सभी लोग मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, बाइक्स खरीद रहे हैं, स्कूटी खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें चलाने का सलीका नहीं होगा, सबसे बड़ी बात ये उन पर कंट्रोल कैसे करना है, अगर हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं, अगर आज हम अपने देश की सड़कों पर रॉन्ग साइड चलाने वालों को रोक नहीं सकते, ओवर स्पीड करने वालों को रोक नहीं सकते, तो फिर कोई भी सुरक्षित नहीं है। हमारे देश में आप शहरों में देखिए किस तरीके से ऑटो रिक्शा ड्राइवर अपने ऑटो चलाते हैं। आप देखिए जो हमारे पास जो दूसरे इस तरह के व्हीकल्स हैं, हमारे देश में ई रिक्शा जो चल रहे हैं, ई रिक्शा ड्राइवर्स को आप देखिए वो कैसे गाड़ी चलाते हैं। उनमें बैठने वाले भी असुरक्षित हैं और सड़क पर पैदल चलने वाले लोग भी असुरक्षित हैं, लेकिन इन्हें रोकने वाला कोई नहीं, इनके ऊपर कोई नियम कानून लागू नहीं होता, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, बड़े बड़े शहर हो। इसीलिए मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि ऐसी जगह बताइए जहां देश का कानून लागू ना होता हो, और वो जगह है ये सड़क, यहां आप कुछ भी कर सकते हैं। सड़क हादसे के बाद अब बात करते हैं अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया प्लेन क्रैश की। आपको 12 जून की वो तस्वीरें याद होंगी जब अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था, जिसमें 242 यात्रियों में से सिर्फ एक यात्री की जान बची थी। आपको वो यात्री जरूर याद होगा, उस यात्री का नाम है विश्वास कुमार रमेश, और वो इस एयर इंडिया के विमान में सीट नंबर 11A पर बैठा हुआ था। ये वो यात्री है। लोग हैरान हो गए थे, आप भी हैरान हो गए होंगे कि इस दुर्घटना में ये व्यक्ति बचा कैसे। इस व्यक्ति को देखने के बाद लोगों को भगवान पर भरोसा होने लगा था कि भगवान ने ही बचाया है, किस्मत पर भरोसा होने लगा था। तब कई दिनों तक विश्वास कुमार की चर्चा पूरी दुनिया में होती रही और कहा गया कि ये दुनिया के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं। अब इस क्रैश को 4.5 महीने बीत चुके हैं और 4.5 महीने के बाद विश्वास कुमार ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उनकी जिंदगी आज मौत से भी बदतर हो चुकी है। उन्हें इस बात की कोई खुशी नहीं कि वो जिंदा बच गए। 39 वर्ष के विश्वास कुमार कहते हैं कि उस दुर्घटना के बाद कई महीनों तक उन्हें नींद नहीं आई। अब उनकी जिंदगी खत्म हो चुकी है और वो जिंदा तो हैं लेकिन अंदर से मर चुके हैं। वो अपनी पत्नी और बेटे से ठीक तरीके से बात नहीं कर पाते, वो किसी बाहर के व्यक्ति से मिलना नहीं चाहते और वो पूरे दिन सिर्फ अपने कमरे में बंद रहना चाहते। विश्वास कुमार जिस मानसिक हालात में हैं उस स्थिति को कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसमें किसी डरावनी या दर्दनाक घटना के बाद व्यक्ति बार बार वही डर, वही यादें और उसी बेचैनी को महसूस करता है। विश्वास कुमार के मुताबिक अब वो फिर कभी भी किसी हवाई जहाज में बैठने की हिम्मत नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जब आसमान में वो किसी विमान को उड़ते हुए देखते हैं तो उनका दिल तेजी से धड़कने लगता है। इसी विमान हादसे में उनके छोटे भाई की मौत हो गई थी। विश्वास कुमार बच गए और वो इस हादसे के बाद अपने भाई की मौत की वजह से और भी ज़्यादा सदमे में हैं। विश्वास कुमार अपने भाई के साथ एक बिजनेस चलाते थे और अब वो बिजनेस बहुत बुरी स्थिति में चला गया। एक तो भाई भी चला गया, दूसरा अब उनका भी ध्यान बिजनेस में है नहीं और उन्हें लगातार बहुत नुकसान हो रहा है।
एयर इंडिया ने विश्वास कुमार को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी है। विश्वास कुमार भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं जो ब्रिटेन में रहते हैं और इस विमान दुर्घटना की वजह से उनके कंधे, पीठ और पैरों में अब भी इतना दर्द है कि वो बहुत मुश्किल से कुछ कदम चल पाते हैं। यानी विश्वास कुमार हादसे से तो बच गए, जिंदा तो बच गए, लेकिन आज भी वो हर दिन उसी हादसे को जी रहे हैं। जिंदगी तो है, लेकिन उन्हें लगता है कि मौत से भी बदतर जिंदगी वो आज जी रहे हैं। तो कई बार हम किसी को बहुत भाग्यशाली मान लेते हैं, लेकिन जब उस व्यक्ति से आप बात करते हैं, उससे पूछते हैं, तो पता चलता है कि वो व्यक्ति तो अपने आप को भाग्यशाली मानता ही नहीं। अब आप सभी से एक सवाल, आप अपने दोस्त से आखिरी बार कब मिले थे? क्या आप अब अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने का समय निकाल पाते हैं? क्या आप अपने दोस्तों से महीने में कितनी बार मिलते हैं? ये सवाल इसलिए हमने पूछे क्योंकि सोशल मीडिया अब हमारी दोस्ती के बीच सबसे बड़ी दीवार बन चुका है। वैसे तो सोशल मीडिया पर हमारी फ्रेंड्स लिस्ट में सैकड़ों हजारों दोस्त होते हैं, लेकिन आज एक सच्चा दोस्त ढूंढना सबसे मुश्किल काम है। एक ऐसा दोस्त जिसके साथ मिलकर आप अपने सुख दुख की बातें शेयर कर सकें, जिसके साथ बैठकर अपना दर्द बांट सकें। सोशल मीडिया के इस दौर में सच्ची दोस्ती की गारंटी बहुत ही कम है। अब एक नई रिसर्च आई है जिसके मुताबिक सोशल मीडिया ने दोस्तों के बीच सिर्फ दूरी ही नहीं बढ़ाई, बल्कि हमारा ध्यान, हमारा समय और भरोसा भी हमसे छीन लिया है। और दोस्ती इन्हीं 3 चीजों की बुनियाद पर खड़ी होती है। इसमें भरोसा भी चाहिए, लेकिन इसमें समय भी चाहिए। क्या आपको याद है, एक समय था जब फिल्मों में दोस्ती के बारे में गाने हुआ करते थे। एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी शोले, जिसका एक मशहूर गाना था जिसके बोल थे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ये बड़ा सुपरहिट गाना था और उस जमाने के जो दोस्त थे वो एक दूसरे के लिए ये गाना गाया करते थे। एक समय था जब हम लोग अपनी दोस्ती को किसी भी कीमत पर तोड़ने का वादा किया करते थे कि ये दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे, ये वादा है। लेकिन अब दोस्ती के गाने सिर्फ हमारी प्लेलिस्ट का एक छोटा सा हिस्सा बनकर रह गए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपके हजारों दोस्त या फिर फॉलोअर्स तो हो सकते हैं, लेकिन वहां सिर्फ कमजोर कनेक्शन होते हैं, गहरे रिश्ते नहीं। सोशल मीडिया हमारी दोस्ती को आसान तो बनाता है, लेकिन उसे मजबूत नहीं बनाता। आसानी से आप किसी को भी दोस्त बना सकते हैं, लेकिन वो आपका मजबूत दोस्त नहीं है। हाल ही में 13,000 लोगों पर एक सर्वे किया गया, जिससे पता चला कि जो दोस्त कम से कम हफ्ते में एक बार आमने सामने मिलते हैं, उनकी शारीरिक और मानसिक सेहत बेहतर रहती है। लेकिन सिर्फ फोन कॉल पर या मैसेज के जरिए की गई बातचीत का ऐसा प्रभाव आपके ऊपर नहीं होता। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर रॉबिन डनबर, उन्होंने सोशल मीडिया और रिश्तों पर एक स्टडी की और उसके बाद एक थ्योरी दी है, जिसे डनबर 150 या डनबर्स नंबर कहा जाता है। इस थ्योरी का नाम है डनबर 150। डनबर का दावा है कि कोई भी व्यक्ति एक समय में सिर्फ 150 लोगों के साथ ही मजबूत रिश्ते संभाल सकता है, जिनमें 5 बेहद करीबी लोग और 10 से 15 लोग अच्छे दोस्त हो सकते हैं और बाकी के महज दोस्त। तो अगर आपका जो सोशल सर्कल है, आप 150 लोगों तक दोस्ती कर सकते हैं, जिसमें से 5 लोग आपके बेहद करीबी हैं और 10 से 15 अच्छे दोस्त हो सकते हैं। सोशल मीडिया ने भले ही लोगों से जोड़ने के लिए नए नए रास्ते खोल दिए हैं, लेकिन हमारी सामाजिक क्षमता, यानी हमारी जो सोशल कैपेसिटी है लोगों से दोस्ती करने की, वो सीमित है। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर फ्रेंड्स लिस्ट में आपके दोस्तों की संख्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन आप अपने सच्चे दोस्तों को खोते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे और आपके पास उस दोस्ती को संभालने के लिए समय नहीं है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और रील्स की वजह से अब सब कुछ ऑनलाइन होता है और आमने सामने आंखों में आंखें डालकर बातचीत का दौर अब खत्म होने लगा है। पहले हम लोग अपने दोस्तों से यूं ही कभी भी मिल लिया करते थे, लेकिन अब दोस्तों से मिलने के लिए बाकायदा प्लानिंग करनी पड़ती है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। सोशल मीडिया के दौर में अपनी दोस्ती को बचाए रखना आज सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि डिजिटल चैट में वो गर्माहट नहीं होती जो आमने सामने बैठकर बात करने में होती है। दोस्तों के साथ आपकी एक मुलाकात 100 मैसेजेस से भी ज़्यादा कारगर होती है। इसलिए आज हम आपको दोस्ती को बेहतर बनाने के लिए कुछ सुझाव देना चाहते हैं। इसे आप गहरी दोस्ती का एक्शन प्लान कह सकते हैं। और क्या है वो? हफ्ते में कम से कम आधा घंटा अपने बेस्ट फ्रेंड को ज़रूर दें और उससे खुलकर अपने दिल की बात करें। बातचीत
बातचीत के दौरान बोलने से ज्यादा अपने दोस्तों की बातों को गौर से सुनें और समझें, यानी आपको एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। सुनने की क्षमता बढ़ाएं। महीने में कम से कम एक बार दोस्त से मिलें जरूर और उसके साथ कहीं बाहर घूमने भी निकल जाएं। हर हफ्ते कम से कम एक दिन सोशल मीडिया से खुद को दूर रखें, जिससे आप अपने दोस्तों से मिलने का समय निकाल पाएंगे, क्योंकि दोस्ती तभी गहरी होती है जब आप अपने दोस्त के साथ मिलकर बातें करेंगे, एक दूसरे को सुनेंगे, समय देंगे और मुश्किल समय का मिलकर आप मुकाबला भी करेंगे। ये जो पूरा फॉर्मूला है अपने ऊपर भी लागू करके देखिए और देखिए कि आपके जो सच्चे दोस्त थे, आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स थे, वो कैसे धीरे धीरे आपसे दूर होते जा रहे हैं और अब आप उनसे आमने सामने मिलने के बजाय सिर्फ फ़ोन पर या मैसेज पर बात करते हैं। आजकल युद्ध के तरीके बदलते जा रहे हैं, इसलिए अब आपको भारतीय सेना की ड्रोन युद्ध की तैयारियां दिखाते हैं। आज भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हरियाणा के अंबाला में खड़गपुर का दौरा किया, जहां पर एक ड्रोन ट्रेनिंग एरिया में सैकड़ों ड्रोन्स रखे हुए थे और इसमें छोटी निगरानी करने वाले ड्रोन से लेकर हमला करने वाले बड़े लड़ाकू ड्रोन्स भी थे, जो दुश्मन पर बम भी गिरा सकते हैं। और भारतीय कंपनियों की मदद से ये एडवांस ड्रोन्स यहाँ पर बनाए गए हैं। देश में ही डिज़ाइन करके इन ड्रोन्स का निर्माण हुआ है और आपने कभी भारतीय सेना के इतने ड्रोन्स एक साथ नहीं देखे होंगे। अलग अलग तरह के, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग क्षमताओं वाले इतने सारे ड्रोन्स जरा देखिए आप। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों से ज़्यादा उम्मीद ना करें, क्योंकि दुनिया ज़रूरत के हिसाब से चलती है। जैसे हम सर्दियों में सूरज के आने का इंतज़ार करते हैं और गर्मियों में उसी सूरज के जाने का इंतज़ार करते हैं। नमस्कार।